हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में ऐसे आएगा हिंदी का पेपर। ठीक है, अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से समझ लिया तो आपका 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये हिंदी का एक वायरल पेपर है। जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट पहले लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है, ये हमारा है 2024 बोर्ड एग्जाम का वायरल पेपर हिंदी का। तो पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का रहेगा, और आप लोगों को खंड आ में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और यहाँ आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, और 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कि हमें कितना प्रश्न का आंसर पता है, ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ कुछ निर्देश हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी बच्चे निर्देश जरूर समझें। प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के 15 मिनट है उसमें प्रश्न पत्र पढ़ना है। एंड प्रश्न पत्र 2 खंड आ एंड बा में विभाजित है। एंड प्रश्न पत्र में जो खंड आ है में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सभी आप लोगों को विकल्प का, आप लोगों को जो OMR सीट है उसमें आंसर देना है, और आप लोगों को नीले अथवा काले पेन का यूज करना है। जो गोला है उसको पूर्ण रूप से काला कर देना है। एंड हमारा 4 नंबर पॉइंट है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। एंड आपका OMR सीट पर जो उत्तर अंकित आप लोग जो प्रश्न का आंसर देखो, उसके पश्चात उसमें काट पीट बिल्कुल ना करें, इरेजर का प्रयोग ना करें। ठीक है, व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, वरना आपका वो कट हो जाएगा नंबर। एंड 6 नंबर आपका निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हुए हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं खंड आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर आपको जरूर तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा। देखो, हमारा खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहला देखो प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सारे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंद्र युग, या द्विवेदी युग, या शुक्ल युग, या शुक्लांतर युग। तो ये तो सारे बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी आप लोग तैयार कर लो, नोट कर लो। ठीक है, कि बाबू गुलाब राय जो हैं वो हमारे शुक्ल युग के कवि हैं। ठीक है, शुक्ल युग के आपके लेखक हैं। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। याद रखना कि बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के हमारे लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि चिंतामणि जो है वो किस विधा की रचना है। ऑप्शंस ए है हमारा निबंध विधा, या कविता विधा, या सी है नाटक विधा, या कहानी विधा। तो याद रखना जो चिंतामणि है वो हमारा किस विधा की रचना है बच्चों? चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेखक भी पूछा जाता है, तो ये आपका 1 मार्क्स तुरंत फिक्स हो जाएगा। गबन किसकी रचना है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि गबन जो है वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, या जयशंकर प्रसाद, या निराला, या हरिकृष्ण प्रेमी। तो ये तो सारे बच्चों को पता होगा। गबन, ठीक है, गोदान, ये सब है मुंशी प्रेमचंद्र जी की उपन्यास और रचना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शुक्ल युग की जो समयावधि है वो कितना है? ठीक है, ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1900 से 1918, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना कि हम लोग 1919 से 1938 तक जो है वो शुक्ल युग की समयावधि है। ठीक है, यानी कि आप लोग याद रखना कि यहां आप लोगों का 1919 से 1938 तक हमारे शुक्ल युग की समयावधि है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। तो नीड़ का निर्माण फिर हमारा किस विधा की रचना है बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। 5 नंबर हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन सही है कि जो नीड़ का निर्माण है वो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है। ऑप्शंस आपके पास देख लो, बहुत अच्छे अच्छे हैं। द्विवेदी युग की, भारतेंद्र की, प्रगतवादी युग की, या छायावादी युग की। तो याद रखना जो हमारा प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की है? द्विवेदी युग की। और सारे बच्चे कमेंट करना कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है। ठीक है, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला
किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर या हरिओद या हरिवंश राय बच्चन या फिर हमारे सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला जो है बच्चों वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सिया शरण गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त या हमारे जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो समझ जाओ कि जो भारत भारती है वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, आधुनिक काल कब से कब तक है? क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक या 1643 से 1843 तक या फिर 1918 से 1936 तक या डी वाला ऑप्शन है 1936 से 1943 तक। तो ये सारे बच्चों को पता होगा कि 1943 से अब तक है हमारा आधुनिक काल, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। मतीराम किस युग के कवि हैं? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है बच्चों, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं? तो वो रीति काल के कवि हैं, डी वाला ऑप्शन सी है, रीति काल के, ठीक है। तो ये हमारा रीति काल का बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना ये 10 मार्क्स जो हमारा है वो गद्य और पद्य में से आएगा, 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 5 मार्क्स का गद्य और पद्य में से। अब हमारे आते हैं व्याकरण से, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्याकरण के ऑब्जेक्टिव अब आपको देखने को मिलेगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि हास्य रस का स्थायी भाव ऑप्शन नंबर ए है शोक, रति, हास्य, निर्वेद। तो बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हास्य मतलब होता है हंसना, तो हास्य का मतलब हास्य ही होगा, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रयो प्रभात। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो बच्चों याद रखना, अगर इसमें देखो एक शब्द क्या आया है, मनो, मन मानो जन जानो, ये सब आ जाए तो याद रखना कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना अगर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए अच्छे से बता रहा हूं कि ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा तैयार करके ही जाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 या फिर 2 या 4 या 5? तो याद रखना 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का मतलब होता है आगे जोड़ना, तो आकर्षण में आगे क्या जोड़ा हुआ है? बड़ा आ, तो टिक लगा दो ना, डी वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है ये सब। तो प्रत्यय में कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के बच्चों 2, 5 या 6 या 3, तो 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद है, ठीक है। तो प्रत्यय के बच्चे 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास है, एक द्वंद्व समास है, एक द्विगु समास है, लेकिन पीताम्बर में जो है इसमें बहुब्रीहि समास है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है ना है, क्योंकि बहुब्रीहि समास आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी तैयार कर लेना, ठीक है। आंसू का तत्सम रूप है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। आंसू का जो तत्सम रूप है वो क्या है? आंसू का तत्सम रूप, यहां देखो ऑप्शन है अश्रु, आंसू, रोना या आंख। तो आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है, अश्रु, ठीक है। अगला है 18 नंबर, यण संधि का सूत्र है बच्चों। यण संधि का सभी को पता होगा। यण संधि, देखो यण बीच में किस में आया हुआ है? ये इसमें यण आया हुआ है ना, इको यणचे, तो इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा, बस कुछ है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। 19 नंबर है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को विभक्ति वचन सब कुछ बताऊंगा, एक ही वीडियो में ट्रिक के साथ, जादुई ट्रिक के साथ समझेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। फलस्य जो है वो आप लोग याद रखना, जो फलस्य हमारा पष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है? पष्ठी विभक्ति एक वचन, ए वाला ऑप्शन सही है। आपतत धातु का वचन एवं पुरुष है, इसकी एक ही वीडियो आएगी, वो आप लोगों के लिए पूरा रामबाण रहेगा। तो आपठत जो है धातु का, हमारा आपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। बहुत ज्यादा आसान है, अगर ट्रिक बता दूंगा तो याद रखोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव। याद रखना 20 ऑब्जेक्टिव के इक्वल टू 20 मार्क्स मिलेंगे, और आप 20 मार्क्स अगर करके आ गए ना तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता हिंदी में, ठीक है। तो ये पूरा तैयार कर लीजिए।
अब बच्चों हमारा आता है 50 यानी कि आपके 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी कि 50 अंक के और क्वेश्चन जो आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी, उसमें आप पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना अच्छे से, फिर आप एक एक प्रश्न को सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब होता है लिखने वाला प्रश्न कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहले 6 मार्क्स का आपका गद्यांश आएगा। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश का आधारित 3 प्रश्नों का आंसर देना है। देखो लिखा हुआ है यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। बच्चा पार्टी मित्रता आ गया तो ध्यान रखना कि इस चैप्टर से लिया गया है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं, जो गुण हमें नहीं है हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वही गुण हो, ठीक है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, ये हमारा मित्रता देख लीजिए आ गया। तो याद रखना हमारा किस चैप्टर से लिया गया है बच्चों, मित्रता चैप्टर से है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस इसमें रिलेटेड आएगा। पहला देखो कौन सा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो मैंने बताया ना मित्रता चैप्टर से है, तो लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 2 मार्क्स आपका फिक्स हो गया, ये 2 मार्क्स हो गया। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पहले ध्यान से पढ़ लेना, फिर मित्र के बारे में जितना जानते हो सब कुछ छाप देना, सब मिल जाएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित क्यों हो जाते हैं, बस इसी गद्यांश में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब आपका 6 में 6 मार्क्स फिक्स हो गया ना। अब देखो अगर वो नहीं आता तो अगला देख लो, अथवा आप इसे कर सकते हो। देखो यहाँ, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं रहा बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, उनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अगर आपको वो नहीं आता तो इसको कर देना। इसमें आपको पता है ना, इसमें आप लोग ममता पाठ से लिया गया, किससे, ममता पाठ 2 नंबर चैप्टर, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गद्यांश पहला पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो बता देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आपका ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है, ठीक है। परम पिता से लेकर यहाँ बचा रह जाएगा, तो इतना आप व्याख्या कर देना 2 लाइन का। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, उनके पिता द्वारा जो किया गया कार्य है उसको ईश्वर के विरुद्ध बताया जा रहा है। 6 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। 2 में से कोई एक तो करके ही आओगे यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 मार्क्स का हमारा पद्यांश है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, आपके 3 प्रश्न रहेंगे। पहला पद्यांश देखो, पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, आगे देखो, जाकी कृपा पंग उग्र लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगी पुण्य बोले, रंग चले सिर सत्यराई, सूरदास स्वामी करुणायम बार बार बंद होती पाई। बच्चों इसमें सीधा सूरदास जी आ गए, तो आपको पद्यांश का संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सूरदास जी इसकी कौन है, सूरदास जी हमारे इसके रचयिता हैं, यानी कि कवि हैं, और पद नामक पाठ से लिया गया है। किस, पद नामक पाठ से लिया गया है, बस, ठीक है। एंड यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या 2 लाइन का व्याख्या करना है, ये 2 लाइन का व्याख्या करना है। फिर उपयुक्त में अलंकार बताना है, 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। फिर अगर आपको वो नहीं आता तो आप इसको देखिए अथवा करके, देखो, सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दहसैन समुझाई, कछु मुस्काएं चली, और तुलसी तही अवसर यहाँ सोहे रावे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तराग में भानु उदय विगसी, मन मंजुल कंज गली, ठीक है। अब इसमें तुलसी आ गया ना, तो ध्यान रखना हमारा तुलसीदास जी इसके कौन है, रचयिता हैं, कवि हैं, तुलसीदास जी। अब इसके जो और आप लोगों का जो एक है ना, 2 शीर्षक हैं, एक है धनुष भंग, एक है वन पथ पर। तो वन पथ पर हमारा शीर्षक से है, वन पथ पर, ठीक है। लेखक आपके कवि जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो ये 3 आप करोगे 6 नंबर मिल जाएगा, मतलब 6 मार्क्स गद्यांश का प्लस 6 मार्क्स पद्यांश का। और मैं आप लोगों के लिए अभी बहुत सारे गद्यांश पद्यांश इंपॉर्टेंट लाने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पेपर में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे समझो, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 5 मार्क्स का है।
अब देखो पहला है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थली अस्ति इत एवं संस्कृत अवलोका सर्वतम प्रसिद्धम मुगल युवराजा दारसिको अध्ययन भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम आक्रोति। ठीक है, एन तेषम ज्ञानेम तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषायां करति। ठीक है, अब ये आप लोगों को किस चैप्टर से है, ये हमारा है वाराणसी चैप्टर से। किस चैप्टर से है, वाराणसी चैप्टर से। ठीक है, अब आप इसे आप कर लेना, पहले आप लिख देना कि जो चैप्टर का नाम आपका संदर्भ हो जाएगा और इसमें संदर्भ और अनुवाद केवल करना है 4, बस हो गया 5 मार्क्स। अगर आपको ये नहीं आता तो ये वाला कर देना, मानव जीवनम संस्कृतम संस्कृता अस्माकम पूर्वजः मानव जीवनम, इसको आप लोग यहाँ से आता, बहुत छोटा है ये, तो आप इन दोनों में से कोई एक करोगे 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स आपको संस्कृत गद्यांश का मिल जाएगा एंड आपको पद्यांश का भी 5 ही मार्क्स मिलेगा, बहुत छोटा सा रहता है पद्यांश। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, 5 मार्क्स। देखो पहला, मानव हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वम भवन्ति, लोभम हित्वम सुखी भवेत्। अब इसको आप करोगे तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये नहीं आता तो ये वाला कर देना, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, सर्वे भवन्तः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। यानी कि 5 मार्क्स आपको दोनों में से किसी एक को करना है, तो आपको 5 मार्क्स संस्कृत गद्यांश का, 5 मार्क्स पद्यांश का, 10 मार्क्स आपके ये हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है जो कि अपने पठित जो खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 3 मार्क्स का। देखो ये हर एक जिले का अलग अलग होता है, कहीं मुक्ति दूत है, कहीं ज्योति, हमारे इधर भाई ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, कहीं कहीं आपका मेवाड़ मुकुट आता है, कहीं कहीं अग्र पूजा आता है। ठीक है, कहीं जय सुभाष आता है, मतलब हर एक का अलग अलग है। तो मैं आपको अपने इधर का बताता हूँ और इसको मैंने पढ़ा भी रखा है। ठीक है, कौन सा है, ये वाला। देखो, ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो ये वाला मैं पढ़ा भी रखा हूँ, और अगर आप लोगों को कोई और जो आपके उधर आता है आपके टीचर बता देंगे तो फिर मैं उससे भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, हर एक राज्य का अलग, हर एक जिले का अलग अलग है। दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचना, सब कुछ लिखना है, 5 मार्क्स का। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, जो आपका लेखक है और उनकी रचनाएं हैं उनको लिखना है, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का लिखना है। तो बच्चों आप लोग जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मैंने बता रखा है कि इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आप लोगों के लिए और भी लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना, किसी एक का लिखोगे 5 मार्क्स मिल जाएगा। कुछ रचनाएं तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा आसान होता है जीवन परिचय, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, दिए गए कवियों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय 5 मार्क्स मिल जाएगा। चाहे देखो, आपको कवि का लिखना है, लेखक का 5 + 5 यानी कि 10 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। देखो, कवि में गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद। ठीक है, तीसरा हमारा है बच्चों महाकवि सूरदास जी का, यानी कि तीनों में से किसी एक का लिखना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, 5 + 5 यानी कि 10 मार्क्स। अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखो 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का आप एक श्लोक लिख देना, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, सारे बच्चों को याद होगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दो। 4 नंबर भाई तुरंत मिल जाएंगे, संस्कृत में आंसर देना है। जैसे बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ देखो, भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, पूर्व राजा का आसित, चंद्रशेखर का आसित एंड वीर केन पूजते, वीर वीरण पूजते, चंद्रशेखर देशभक्ता आसित। बस हो गया आपका 4 नंबर। कितना आसान है, कुछ नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। 9 नंबर का निबंध भाई, 9 नंबर का निबंध बहुत ज़्यादा आसान है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण तथा निवारण, जनसंख्या वृद्धि के लाभ तथा नारी सशक्तिकरण, मतलब भाई 4 में से किसी एक का लिखना है, 9 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ नहीं है अगर आप अच्छे से तैयार करो। बस आपका ये 70 नंबर का पेपर है बच्चों। कितने नंबर का? 70 नंबर का आप लोगों का ये पेपर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा ये एक वायरल पेपर है, जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले, क्योंकि ये हमारा 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, ये पूरा हिंदी का पेपर तैयार करना। ठीक है, मैं आप लोगों को अलग से भी सॉल्यूशन का वीडियो कॉपी में लाऊंगा। ठीक है, आज का ये वीडियो आप लोगों को लाइक जरूर कर देना है।
स्टूडेंट ये है क्लास 10 हिंदी का एक वायरल पेपर, जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ समझा दिया। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सरमन लेक्चर ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है, टॉपर बैच में सारे सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए 9918863196। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लेना और आप लोग जल्दी से टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये है 2024 का एक हिंदी का वायरल पेपर। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का पेपर दिया जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।